Hello, everyone. Welcome to another exciting and action packed lecture in our series on the advent of Europeans in India. It is the part fourth of the series, and yet we discussed the Portuguese, the Dutch, and the English. Today, we will explore the arrival of a European power that came late but had a strong strategy. Yes, I am talking about the French in India. Imagine the 16th century, the world's most powerful nations have their eyes set on India's lucrative trade. The Portuguese, the Dutch, and the British have already established their presence. But then another player enters the scene, the French. The big question is, could they make a mark despite being late? Did they just set up a small trading company or did they challenge the mighty British for dominance? So today we will uncover how the French established their trading posts, their success and failures, and how they become a significant force in India. So let us explore this fascinating story of ambition, strategy and power. ओके तो मैंने पहले ही क्लियर किया कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फ्रेंच के बारे में रहेगा और मैंने ये पहले ही बोला कि जो यूरोपियन पावर्स थे वो इंडिया में आ रहे थे। हमने देखा पुर्तगीज का आना, हमने देखा डच का आना, हमने देखा ब्रिटेन का आना। तो आज हम फ्रेंच के बारे में बात करेंगे जो इंग्लिश और डच के बाद इंडिया आए। बहुत देर से आए। जब तक ये आए इंग्लिश और डच अपना सिस्टम एस्टैब्लिश कर चुके थे। फिर भी फ्रेंच ने एक जबरदस्त स्ट्रगल की और एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड एम्पायर बनाने की कोशिश की। उनका सबसे बड़ा नर्व सेंटर पौंडीचेरी बना, लेकिन उनकी कहानी हर तरफ से चैलेंज से भरी पड़ी थी। आज हम फ्रेंच का इंडिया आने का सफर, उनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स, उनको मिलने वाले सेटबैक्स और उनका जो रिऑर्गेनाइजेशन, वो सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। एक कहानी के तरीके से रहेगा ताकि आपको सब कुछ नेचुरली समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, आप ये सोचिए, अगर आपको किसी रेस में हिस्सा लेना हो और सब आपसे पहले निकल चुके हो तो क्या आप जीत सकते हैं? तो फ्रेंच का केस भी कुछ ऐसा ही था। 1498 में पुर्तगीज इंडिया आए। 1600 में ब्रिटिश ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जो कि हमने देखा। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1664 जब आया तब जाके फ्रेंच आए। मतलब जब तक फ्रेंच आए दूसरी यूरोपियन पावर्स ऑलरेडी इंडिया में अपने एम्पायर जमाने लगे थे। इस डिले का एक रीजन ये था कि फ्रांस अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था। वास, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इसके कुछ रीजंस थे। इसकी वजह से फ्रेंच का फोकस इंटरनेशनल ट्रेड पर नहीं था। लेकिन जब लोयस 14 किंग बने तो इन्होंने जो है जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट को अपना मिनिस्टर बनाया, जो बहुत विजनरी थे, इंसान थे, उनका एक विजन था। उसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की। 50 साल का मोनोपोली मिला इस कंपनी को, मतलब सिर्फ ये ट्रेड कर सकते थे। और मेडागास्कर का कंट्रोल मिला पर वो फेल हो गया। दैट इज द अनदर स्टोरी। इंडिया में अपनी जगह बनाने का इस कंपनी ने उसके बाद प्लान बनाया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि फ्रेंच को समझ आ गया था कि अगर उनको एक ग्लोबल पावर बनना है तो इंडिया जैसे कंट्री में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो उसके बाद इनका पड़ाव जो है इंडिया की तरफ होने लगा। हमें वो सब देखने को मिलता है। तो फ्रेंच ने इंडिया आने के लिए पहला मिशन 1667 में फ्रांसिस कैरोन के अंडर भेजा। कैरोन जो था वो एक सीजनड एक्सप्लोरर था जो पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम कर चुके थे। 1667 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई और सूरत एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था जहां से स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, जेम्स का बिजनेस होता था। इंग्लिश और डच यहां ऑलरेडी मजबूत पोजीशन पे थे, पर फ्रेंच ने भी एक छोटी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। कहां? सूरत में। 1669 में मुसुलीपाटनम, वो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था जो गोलकोंडा सल्तनत के अंडर आता था। कैरोन के साथ एक पर्शियन ट्रेडर जो था मेरसरा, वो भी आया था, जिसने गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लेकर एक फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश करवाई। इसका एक बड़ा एडवांटेज ये था कि यहां से बंगाल और कोरोमंडल कोस्ट तक एक्सेस मिलता था। 1673 तक आते आते बंगाल जो है तब मुगल एम्पायर का पार्ट था और यहाँ का नवाब जो था वो शाइस्ता खान था।
शाइस्ता खान एक इंटेलिजेंट और डिप्लोमेटिक लीडर थे। उसने फ्रेंच को चंदर नगौर सेटल होने दिया क्योंकि उसे लगा कि इससे बंगाल का ट्रेड और बढ़ जाएगा। तो ये फ्रेंच का ईस्टर्न इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट बना। बंगाल में कौन सा हिस्सा? चंदर नगौर। किसने परमिशन दी? शाइस्ता खान ने। उसके बाद 1673 तक आते आते फ्रेंच को समझ आ गया कि अगर उनको इंडिया में सरवाइव करना है तो उनको एक परमानेंट और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह दर बदर नहीं भटक सकते। तो 1673 में शेर खान लोदी, जो बीजापुर सल्तनत के गवर्नर थे, उन्होंने फ्रांसिस मैरिटन को एक जगह दी और 1674 में पौंडीचेरी ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ। पौंडीचेरी का डिजाइन और डेवलपमेंट जो है फ्रांसिस मैरिटन ने किया, जो एक ब्रिलियंट लीडर था। फोर्टिफिकेशंस बनाए गए, फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स खड़ी की गई, इसको ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बनाया गया। पौंडीचेरी सिर्फ एक छोटी ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थी, बल्कि एक फोर्टिफाइड सिटी थी जो आगे चल के ब्रिटिश के साथ स्ट्रगल्स में एक मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनी। जब फ्रेंच ये संघर्ष कर रहा था, वो आसानी से, ये उनके लिए एक केक वाक नहीं था। आपको लग रहा होगा कि मैंने अभी तक कोई चैलेंज ही डिस्कस नहीं किया। मैंने अभी आपको बोला ही नहीं इनको क्या क्या फेस करना पड़ा। मैं खाली आपको अभी तक ये बोल रहा था कैसे इन्होंने यहाँ पे अपने पैर जमाए। मगर इनका ये पैर जमाने का जो ये कहानी थी इनकी, ये सेटबैक्स से खाली नहीं थी। फ्रेंच इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंग्लिश और डच ऑलरेडी वहां पावरफुल थे। इस वजह से टक्कर तो होनी ही थी। 1688 में एंजेलो डच अलायंस के बाद फ्रेंच वीक हो गए और 1693 में डच ने पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया और 1697 में जो हमें एक ट्रीटी मिलती है, ट्रीटी ऑफ रैसविक, उसके बाद पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस मिला। पर डच ने 2 साल तक यहाँ अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा। तो आपको राइवलरी दिख रही होगी कि कैसे इनको डच के साथ यहाँ पे टक्कर हो गई। 1702 में वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन की वजह से सूरत और मछलीपट्टनम फैक्ट्रीज बंद हो गई फ्रेंच की, और ये सब फ्रेंच के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि अब तक इंग्लिश और डच इंडिया में और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। जब उनका ये लॉस हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब हमें रिऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए। फ्रेंच कंपनी वीक हो चुकी थी। मैंने आपको रीजन बोला क्या था। रीजन ये था कि वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन चल रहा था, तो ये एक रीजन था। फ्रेंच कंपनी वीक हो गई, लेकिन 1720 में जो पेरप्यूटल कंपनी ऑफ द इंडीज के नाम से एक नए सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया ताकि जो फ्रेंच कंपनी है इसको रिऑर्गेनाइज किया जाए। 1720 से 1740 तक लिनोर एंड ड्यूमस नाम के 2 ब्रिलियंट गवर्नर्स आए फ्रेंच के, जिन्होंने फ्रेंच को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाया। जो फ्रेंच के बाकी आइलैंड्स थे, रीयूनियन आइलैंड्स थे, मैरिशस आइलैंड्स थे, उन पे कंट्रोल होने से उनको और एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला, जिसकी वजह से उनको वहां से पैसा, रिसोर्सेज मिलने शुरू हो गए, और उसकी वजह से उनको जो अपनी फ्रेंच कंपनी थी वो वीक हो गई थी, उसको रिऑर्गेनाइज करने की मदद मिली। पौंडीचेरी एक और डिफेंसिव और कमर्शियल हब बनाया गया, फिर से इसको रिऑर्गेनाइज किया गया। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया अभी तक। इस टाइमलाइन को अब हम रिकैप करते हैं। मैंने आपको क्या बोला? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई। 1667 में फ्रांसिस कैरनॉन ने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई। 1669 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री बनी। 1673 में चंदर नगौर बंगाल में सेटलमेंट बना। 1674 में पौंडीचेरी एस्टैब्लिश हुआ, जो फ्रेंच का सबसे इंपॉर्टेंट बेस बना। 1693 में डच ने पौंडीचेरी कैप्चर किया और 1697 में ट्रीटी ऑफ रैसविक के बाद पौंडीचेरी वापस मिला। 1706 में फ्रांसिस मैरिटन की डेथ के बाद फ्रेंच वीक हो गए। 1720 में फ्रेंच कंपनी का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ। 1720 से लेके 1740 तक लिनोर और ड्यूमस ने फ्रेंच पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। तो अगर हम देखें तो फ्रेंच इंडिया में सबसे लास्ट में आए, लेकिन उन्होंने एक जबरदस्त स्ट्रगल की। पौंडीचेरी उनका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बना, लेकिन डच और ब्रिटिश से कांस्टेंट स्ट्रगल्स उनको वीक कर रही थी। तो ये सब हमने देखा। तो इस लेक्चर में इतना जानना काफी है और फ्रेंच के बारे में इतना जानना काफी है। बाकी हम आगे देखेंगे कैसे ये सारी कंपनीज जो है आपस में भिड़ रही थी। हम वो पावर स्ट्रगल, वो पावर डायनामिक्स, टसल्स, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंच कंपनी के लिए इतना ही। बाकी कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहा हो, यू कैन रीच आउट, आई विल न्यूट्रलाइज योर डाउट्स। बाकी
आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स, गुड लक।